प्रज्ञा चीख रही थी और उसके पास बैठा तांत्रिक नीम के पत्तों का एक झाड़ू बनाए उसके शरीर पर लगातार मार रहा था। आखिर कौन था जिसने इस छोटी सी बच्ची के शरीर को अपने वश में कर लिया था? फूलन तांत्रिक प्रज्ञा को एक खाट पर लिटा देने के लिए कहते हैं और फिर उसकी माँ को उस लड़के की कहानी बताते हैं जिसने प्रज्ञा को अपने वश में किया था। क्या फूलन की तंत्र विद्या प्रज्ञा की जान बचा पाएगी या फिर उसे भी अपनी जान गंवानी होगी? ये सब जानने के लिए इस कहानी को अंत तक सुने। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर इंदौर से, जहां प्रज्ञा अपने दो छोटे भाइयों गोलू और भोलू के साथ रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। उसके साथ उसकी माँ भी है, जो कि अपने 3 बच्चों के साथ मायके जा रही हैं। प्रज्ञा के साथ उसके पिता भी हैं, जो कि इन सभी को ट्रेन पकड़ाने आए हैं। लेकिन प्रज्ञा को अपने गांव यानी कि अपने नाना नानी के घर नहीं जाना है। वो रो रही है और बार बार कह रही है, माँ आप जाओ ना गांव, मैं पापा के साथ आ जाऊंगी। लेकिन वहां उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। प्रज्ञा के कुछ देर तक रोने गाने के बाद उसके पिता ने कहा, प्रज्ञा क्यों परेशान हो रही हो? अपनी माँ के साथ जाओ बेटा। तुम नहीं जाओगी तो तुम्हारे भाइयों का ध्यान कौन रखेगा? तुम्हारी माँ अकेली पड़ जाएंगी। और मैं तो आ रहा हूँ ना, कुछ ही दिनों की तो बात है। मैं आऊंगा और फिर हम सब खूब मस्ती करेंगे और फिर साथ वापस इंदौर आ जाएंगे। थोड़ी ही देर में स्टेशन पर ट्रेन के आने की अनाउंसमेंट होती है और फिर प्रज्ञा अपनी माँ के साथ ट्रेन पर सवार होकर अपने गांव के लिए रवाना होती है। पूरे रास्ते प्रज्ञा के भाई मौज मस्ती करते रहते हैं, लेकिन वो एक खिड़की पकड़े बैठी थी, किसी से ना कुछ कहना ना ही कोई मतलब। इंदौर से करीब 400 किलोमीटर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रामपुर। प्रज्ञा के नाना उसी गांव में रहते थे। वैसे तो प्रज्ञा को अपने ननिहाल से काफी लगाव था। वो हमेशा से वहां जाना चाहती थी, वहां रहना चाहती थी। लेकिन इस बार न जाने क्यों उसे अपनी नानी के घर जाने की उतनी खुशी नहीं थी। उसके गांव में कोई विशेष उत्सव का आयोजन होना था, इसलिए पूरे परिवार के साथ सभी लोग गांव आने वाले थे। खबर मिली कि प्रज्ञा की मासी भी अपने बच्चों के साथ इस बार अपने मायके आएंगी। गोलू और भोलू इस बात से काफी खुश थे कि उन्हें मासी के बेटों के साथ खेल कूद और धमा चौकड़ी करने का मौका मिलेगा। 5 से 6 घंटे का सफर करने के बाद प्रज्ञा का पूरा परिवार गांव पहुंच जाता है। स्टेशन से घर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। घर पर नानी बच्चों का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। नानी के घर में उस समय केवल 2 लोग ही थे, एक नाना और दूसरी नानी। प्रज्ञा के एक मामा भी थे, लेकिन वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। गांव में होने वाले उत्सव के एक दिन पहले वो लौटने वाले थे। रात होते ही सभी लोग साथ बैठकर भोजन करते हैं और फिर सभी सोने के लिए अपने अपने कमरे में जाते हैं। सारे बच्चे अपनी नानी और माँ के साथ एक ही कमरे में सोते हैं। नानी बच्चों को कहानी सुनाती हैं और सभी बच्चे सो जाते हैं। अगली सुबह सभी बच्चों में एक अलग सी खुशी होती है। आज उनकी मासी आने वाली होती हैं। प्रज्ञा अपनी माँ और नानी के साथ रसोई में थी और उनकी बातें सुन रही थी। वहीं गोलू और भोलू आंगन में खेल रहे थे। थोड़ी ही देर में मासी अपने बच्चों के साथ घर में आती हैं। अब घर में और भी खुशी और उल्लास का माहौल था। सभी बच्चे एक साथ खेल रहे थे। वो दिन खाने और पीने और खेलकूद में बीत गया। वहीं घर की महिलाएं त्योहार की तैयारी में लगी रहीं। शाम से रात कब हुई किसी को खबर ही नहीं रही। सभी लोग अपने काम में इस कदर डूबे हुए थे कि किसी को समय का पता ही न चला। लेकिन उस रात एक अजीब सी घटना घटी। आंगन में बैठे सभी बच्चे खाना खा रहे थे। प्रज्ञा भी वहीं अपने भाइयों के साथ बैठे खाना खा रही थी कि अचानक उसने अपनी माँ का आंचल पकड़ लिया और कहने लगी, माँ वहां देखो, उस कमरे में कोई है। प्रज्ञा की आंखों में खौफ था।
लेकिन वहां मौजूद बाकी लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन प्रज्ञा सच कह रही थी। उसे उस कमरे में कोई दिख रहा था। काले कपड़े में कोई खड़ा एकटक प्रज्ञा को देख रहा था और उसे अपनी तरफ बुला रहा था। लेकिन प्रज्ञा की बात वहां कोई नहीं मान रहा था। कुछ देर बाद वो जब प्रज्ञा को दिखना बंद हो गया, तब गोलू उसी कमरे में जाता है जहां प्रज्ञा को वो परछाई दिख रही थी और वो अपनी बहन से पूछता है, दीदी क्या तुम्हें अभी यहाँ पर कोई दिख रहा है? प्रज्ञा कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। वो रात प्रज्ञा के लिए काफी डरावनी रात होने वाली थी, क्योंकि वो जो भी परछाई थी उसे घर के अलग अलग हिस्सों में दिख रही थी और हर बार एक अलग चेहरा, पहले से और भी डरावना। घर में लोगों की तादाद ज्यादा थी, इसलिए सभी एक साथ आंगन में सोए थे। गर्मी का मौसम था, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। नानी ने कहानी कहना शुरू किया। सभी बच्चे कहानी सुनते सुनते सो गए। औरतें भी सो गईं। रात के करीब 2 बज रहे होंगे। प्रज्ञा की माँ ने नींद में ही अपनी बगल में सोई प्रज्ञा के ऊपर हाथ फेरना चाहा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो उठकर बैठ गई और धीरे से आवाज लगाई, प्रज्ञा तुम कमरे में हो क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। प्रज्ञा की माँ खाट से नीचे उतरती हैं और प्रज्ञा को खोजने के लिए आंगन के दूसरे हिस्से में जाती हैं। चांद की रोशनी में सब कुछ साफ दिख रहा था। किसी लालटेन या बत्ती की कोई जरूरत नहीं थी। आंगन में बने एक कुएं के पास वो देखती है कि प्रज्ञा बैठी हुई है। उसकी माँ पीछे से जाकर अपनी बिटिया को पकड़ लेती हैं। वो प्रज्ञा से पूछती हैं, क्या हुआ बिटिया, यहाँ क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? लेकिन प्रज्ञा कोई जवाब नहीं देती है। वो बैठे बैठे वहीं अपना सिर हिला रही होती है। उसकी माँ घबरा जाती है और उसे गोद में उठाकर अपने बिस्तर तक ले जाती है। रात काफी ज्यादा हो रही थी, तो उस समय उसने किसी से बात करना या फिर किसी को उठाना सही नहीं समझा। धीरे धीरे रात कटती है। पूरी रात प्रज्ञा यूं ही कांपती और झूमती रहती है। साथ ही इस दौरान वो अपने मुंह से एक आवाज भी निकाल रही होती है। ये आवाज काफी डरावनी होती है। ये आवाज मानो प्रेशर कुकर से धीरे धीरे हवा निकलने की आवाज हो। सुबह होने तक प्रज्ञा की माँ सबसे पहले अपनी माँ से इस बारे में बताती है। हालांकि अभी भी पूरी तरह से सवेरा नहीं हुआ था। आसमान में बस हल्की सी सूरज की रोशनी थी। सुबह के कुछ 4 बज रहे होंगे। घर के सारे लोग उठ जाते हैं और बच्चों को दूसरे कमरे में सुलाया जाता है। प्रज्ञा के नाना उसे अपनी गोद में उठाकर अपने बड़े भाई के घर ले जाते हैं। उनका नाम था फूलन सिंह। फूलन सिंह अपने गांव में झाड़ फूंक करने के लिए जाने जाते थे। अगर लोगों को कोई बीमारी भी होती तो लोग पहले फूलन सिंह के पास झाड़ फूंक कराने आते थे। अगर फूलन सिंह कहते तभी लोग डॉक्टर के पास जाते थे। प्रज्ञा को देखकर फूलन सिंह 2 कदम पीछे हट जाते हैं और उनके मुंह से निकलता है, हे राम, जिसका डर था वही हुआ। प्रज्ञा के नाना कहते हैं, क्या ये वही है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं? फूलन कहते हैं, हाँ ये वही है, लेकिन अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। तुम एक काम करो, बच्ची को इस खाट पर लिटा दो और बाहर से कुछ नीम के पत्ते लेकर आओ। प्रज्ञा का शरीर सफेद पड़ने लगा था। अब वो किसी से कोई बात नहीं कर रही थी और ना ही किसी की बातों का जवाब दे रही थी। मासी और नानी ने घर के सभी बच्चों को एक ही कमरे में रहने के लिए कहा। उनके खाने पीने की व्यवस्था भी वहीं कर दी गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि घर पर जिस भी शैतानी साया की बात हो रही थी वो किसी और बच्चे को अपना शिकार ना बनाए। प्रज्ञा की माँ को प्रज्ञा के पास रहने के लिए कहा गया। वहीं फूलन सिंह ने अपना पूजा पाठ संपन्न किया। अब वो तंत्र विद्या के माध्यम से प्रज्ञा का इलाज करने के लिए तैयार थे। फूलन सिंह ने
प्रज्ञा के नाना और नानी से कहा, सबसे पहले तुम दोनों स्नान करके यहाँ फौरन आओ और घर के बाकी लोगों से साफ तौर पर कह दो कि जब तक मैं आदेश ना दूं तब तक वो ना तो किसी से बात करें और ना ही कोई भी सदस्य घर के बाहर जाए। प्रज्ञा के नाना और नानी ने बिल्कुल ऐसा किया। फूलन सिंह ने कमरे में एक लालटेन की रोशनी की और चारों तरफ से कमरे में अंधेरा कर दिया। इसके बाद उन्होंने प्रज्ञा की मां से कहा, बेटी, सबसे पहले तो तुम ये जान लो कि तुम्हारी बेटी को हुआ क्या है, ताकि इसकी परेशानी का समाधान निकाल सके और इसका इलाज करा सके। और अगर तुम्हें हमारे ऊपर जरा सा भी संदेह हो तो तुम इस बच्ची को पास के अस्पताल में ले जा सकती हो। प्रज्ञा की मां का रो रो कर बुरा हाल था। उसने पूछा, बताइए चाचा जी, क्या हुआ है मेरी बिटिया को? फूलन सिंह ने कहा, हमें संदेह है कि प्रज्ञा को गांव के ही एक छोटी जाति के लड़के की आत्मा ने अपने वश में कर लिया है। दरअसल उसकी मौत भी काफी रहस्यमय तरीके से हुई थी और उसकी मौत के जिम्मेदार हम बड़ी जाति के लोग ही हैं। यही कारण है कि वो हमारे परिवार के बच्चों को ही निशाना बनाता है। इसके बाद प्रज्ञा की मां उस लड़के की मौत की कहानी के बारे में जानना चाहती है और अपने चाचा से उसके बारे में पूछती है। तब फूलन सिंह उस लड़के की कहानी सुनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी का पहला भाग यहीं खत्म होता है। अगर आप जल्द से जल्द इस कहानी के अगले भाग को सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही इस कहानी को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।